हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज 7 जनवरी है, तो हम लोग 7 जनवरी करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो चलो हम लोग 7 जनवरी की करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो कि हमने काफ़ी अच्छे स्रोतों से लेता हूँ, ठीक है? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं 7 जनवरी की करंट अफेयर। जैसे कि हमारा कुछ जो कि ये जो है हमने करंट अफेयर जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसे स्रोतों से तैयार किया है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस राज्य में कैलमिया मिजोरमेसिस क्या कैलमिया जो है, कलर बदल लेते हैं क्योंकि सेम में कलर लग रहा है, ठीक? कैलमिया, एक मिनट, ठीक है। हाँ, क्या शोधकर्ताओं ने हाल में किस राज्य में कैलमिया जो है मिजोरमेसिस मिजोरमेसिस जो है नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी है? तो कहाँ पे है? मिजोरम में, ठीक? ये इम्पोर्टेंट है, आ जाता है काफ़ी क्वेश्चन में। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या इसका बैकग्राउंड है, ठीक है? तो चलो कहाँ पे खोजी गई है? मिजोरम में खोजी गई है। यह बिना जहर वाली रीड की स्नेक हड्डी है, मतलब रीड स्नेक है। इसकी खोज मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है। कहाँ क्या है? डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में है, ठीक है, स्थित है। यह प्रसिद्ध लोक नृत्य चेरवा या बांस नृत्य होता है। कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। तो चलो कुछ कौन सी जनजाति खोजी गई है? मिजोरम, एक बार और कैलमिया मिजोरम मेसिसिस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी कि डीएसआईआर ने डीप स्टेटअप क्या बोला? डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नियम को खत्म कर दिया है? तो किस नियम को खत्म कर दिया है? वो साल में जो है साल 3 साल पुराना होना, ये जो है खत्म कर दिया है, ठीक? किसके लिए? डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। चलो हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। डीएसआईआर ने अपने 42वें स्थापना दिवस पर यह घोषणा की ताकि स्टार्टअप को तुरंत जो है सरकारी सहायता मिले। और डीएसआईआर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। चलो दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असम के राज्यपाल ने बच्चों के लिए कौन सा मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि असम का सरकार ने बच्चों को मूल्य मतलब होता है नैतिक शिक्षा, यानी कि नैतिक शिक्षा मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा वगैरह वगैरह जितने भी गुण हैं वो लोगों में डेवलप किए जाए बच्चों में। तो कौन सी शिक्षा शुरू की है? संस्कारशाला, ठीक? क्या है? संस्कारशाला शुरू की है असम गवर्नमेंट ने। आ जाएगा निम्नलिखित में संस्कारशाला चर्चे में था, ये क्या है? ये बच्चों को लिए जो नैतिक शिक्षा डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। हाई क्या पढ़ते हैं? सरकार ने यह कार्यक्रम 4 से 14 साल के बच्चों के लिए, कितने? 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्यों को विकसित करने के लिए गुवाहाटी में शुरू किया गया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक? असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये, डीआरडीओ ने हाल में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए क्या विकसित किया है? तो ये विकसित किया है, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक? पोर्टेबल जल विलीकरण, ठीक, प्रणाली, यानी कि जो क्या विकसित किया है? क्वेश्चन दोबारा देखो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा फॉर्मेट में बन गया। क्वेश्चन ये है, डीआरडीओ ने हाल ही में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए क्या विकसित किया है? तो क्या विकसित किया है? पोर्टेबल जल विलीकरणी प्रणाली, यानी कि देख लेते हैं क्या है ये पोर्टेबल जल विलीकरणी प्रणाली। ये क्या होगा? ये खारे जल को या खारे या शुद्ध पानी पीने के योग्य बनाने वाला उपकरण है, जो सियाचिन जैसे क्षेत्रों में सैनिकों को काम आएगा, ठीक? समझ रहे हो ना? जो सियाचिन जैसे ग्लेशियरों में काम आएगा, ठीक है क्या? अब इसमें देखते हैं, डीआरडीओ जो है
इसकी स्थापना 1959 में 58 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलो ये क्वेश्चन 5 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिमस्टेक जो है चर्चा में है। हाल ही में बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो मतलब जैसे तब बिमस्टेक में है, बिमस्टेक में 7 देश हैं, जैसे कि ये भारत हो गया। भारत के आसपास कितने देश हैं? इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव टेक्निकल, ये इसका फॉर्म था। ठीक है, इसमें 7 देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो बसे हुए देश हैं उनमें हैं। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक, म्यांमार हो गया, ये सब जितने आसपास के हैं कंट्री, ये सब बिमस्टेक में आते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? कहाँ पे हुआ? बिमस्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? वो विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं इसकी बैकग्राउंड डेटा के बारे में जानते हैं। ये क्या था? होमी भाभा कैंसर अस्पताल में टाटा मेमोरियल टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से 7 देशों के डॉक्टरों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। स्टार्ट बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। इसमें 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? भारतीय मतलब की कहने का मतलब है भारतीय सेना ने 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेटवर्किंग और केंद्रिता का वर्ष, यानी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे 1-2 दिन पहले मैंने भी पढ़ाया था। ठीक है, तो सर देख लो क्या है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के डिजिटल परिवर्तन और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए विजन दिया है। ठीक है, तो चलो थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि तमिलनाडु सरकार की नई एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन की गारंटी दी गई है? यानी तमिलनाडु कहा है हमारी नई एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन की गारंटी दी जाएगी? तो कितनी? अंतिम अरहित वेतन का 50%, यानी कि जितना भी उस व्यक्ति का अंतिम वेतन होगा उसका 50% दिया जाएगा। ठीक, जैसे मान लो 1 लाख है तो 1 लाख का 50%। ठीक, चलो ये क्या है? चलो यह पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना एनपीएस के बीच का माध्यम है। ठीक, तमिलनाडु में भारतनाट्यम नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि तमिलनाडु का भारतनाट्यम नृत्य प्रसिद्ध है। और यहाँ का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये क्या होता है? मतलब जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, जिसकी जो है 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे ये सबसे अंदर का कोर क्षेत्र होता है, फिर बफर क्षेत्र होता है, ठीक, बफर क्षेत्र होता है, और फिर क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र में सब कुछ मिला होता है, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, बफर क्षेत्र जो होता है उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह काम वाम किया जाता है, जबकि जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसमें काफी कुछ काम किया जा सकता है। तो ये मतलब जो वहाँ के जंतु हैं, वहाँ के प्राणी हैं, वहाँ उनको बचाने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है 7 जनवरी 2026 को मनाए गए 79वें भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना दिवस का मुख्य विषय क्या है? कि 7 जनवरी का कौन सा दिवस 79वें भारतीय मानक ब्यूरो मनाया गया है? तो इसका कौन सा मतलब थीम क्या है ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसकी थीम क्या है? थीम विनियामक से सुविधा की ओर। ठीक, फ्रॉम रेगुलेशन टू फैसिलिटेशन की ओर। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्थापना दिवस? 7 जनवरी। क्वेश्चन ये है क्या कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7 जनवरी 2026 को मनाए गए 79वें भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना दिवस का मुख्य विषय क्या था? ठीक, ये याद है ना, 79 था। ठीक, विनिमय से सुविधा की ओर। चलो बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, जो एमएसएमई के शुल्क में छूट की घोषणा है। ठीक, बीएसई अधिनियम 2016 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ठीक, चलो
क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए कौन सा नया बिजनेस बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। यानी चीनी लोग हैं जो भारत में पेशेवर हैं उनके लिए कौन सा वीजा लॉन्च किया है। तो EB4 यानी EB4 वीजा लॉन्च किया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। औद्योगिक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञताओं के आवागमन को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया। भारत में वीजा और पासपोर्ट गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो कौन सा वीजा EB4 लॉन्च किया है किसके, चीन के पेशेवरों के लिए आने जाने के लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो है 7 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। यह किस फसल के लिए, खोपरा यानी कि नारियल के लिए। ठीक है, अब MSP क्या होती है। MSP जो होती है ये जो है लोगों को मतलब यानी कि सरकार कहती है कि इससे कम भी कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। यानी न्यूनतम न्यूनतम जो है इससे कम फसल नहीं खरीदा, इससे ऊपर खरीद सकते हो लेकिन इसके फसल, मान लो सरकार ने कहा हम 24 रुपया में गेहूं खरीदेंगे, तो 24 रुपया में गेहूं खरीद 24 रुपया से कम गेहूं नहीं खरीदा जाएगा, इसके ऊपर खरीदा जा सकता है। यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, जो MSP जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है फसल बुआई के पहले ही केंद्र सरकार जो है जारी कर देती है ताकि इसे डिसाइड हो कि कौन सा किसान कौन सी फसल लगाएगा कि उसे कौन ज्यादा फायदा होगा। मान लो नारियल पे हो गया या फिर धान पे ज्यादा MSP दे दी गई तो किसान जो धान को प्रेफर करेगा। यानी फसल बुआई की पहले ही जारी कर दी जाती है MSP। कौन जारी करता है, केंद्रीय कृषि मूल्य लागत आयोग जारी करता है। कौन से फार्मूले थे, A2FL फार्मूले से अभी हमारे यहाँ MSP है, लेकिन किसान कहते हैं C2 फार्मूले से लागू की जाए। ठीक है, तो चलो आज सुबह की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने मिलिंग कोफरा के लिए 12,000 प्रति क्विंटल करीब MSP जो है तय की है। और कौन लागू करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जैसे मैंने पहले ही बताया MSP जो की सिफारिश करता है। ठीक, तो चलो नारियल उत्पादन, भारत दुनिया का बड़ा नारियल उत्पादक देश है जिसमें केरल और कर्नाटक शीर्ष पर हैं। कौन कौन, केरल में सबसे ज्यादा नारियल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है, हाल ही में खबरों में रहा बाब एल मंडेब जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है। ठीक, जलडमरू मध्य मतलब होता है जल संधि जिसको बोल सकते हो। ठीक है, कौन किन मतलब क्या कर रहा है, ये चर्चे में बना रहता है। बाब एल मंडेब जो है जल जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है, तो लाल सागर और आदन की खाड़ी। ठीक, इसको इसको जोड़ता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता भी होगा, जैसे कि हमारा एक मिनट में थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ठीक, ये अफ्रीका है। क्या है, अफ्रीका है। ठीक, इसी के आसपास ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहीं से जो है लाल सागर है, ये लाल सागर, ये वाला लाल सागर है, ये थोड़ा बन गया। और ये लाल सागर सीधा भूमध्य सागर को, ये के मतलब लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ता है। ये कौन सा, बाबल मंडेव जल संधि, यहीं पे ये मंडेव जल संधि है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है लाल सागर। चलो, लाल सागर में तनाव के कारण भारतीय सेना को है निरंतर गश्त पे रहती है। चलो, यह इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से नौ संचालन के लिए खतरनाक रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर 12 ये है, एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों के विकास के लिए ONGC ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। कौन सा, एकलव्य मॉडल विश्वविद्यालयों के लिए यानी कि विद्यालयों के लिए किस के लिए ONGC ने किस संस्था का समझौता किया है। तो वो कौन सी संस्था है, बी बी ऑप्शन नंबर बी, NSTFDS। ठीक, ONGC ने इसी के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलो, ONGC ने अपने CSR फंड
यानी कि जो ओएनजीसी जैसे कोई भी कंपनी होती है, उसको कुछ ना कुछ जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब सोशल कार्य करने होते हैं। जैसे अपने जितना भी वो कमाता है उसका 2% यानी कि सोशल रिस्पॉन्स में काम करना होता है। तो ओएनजीसी ने इसी कंपनी के एनएसटीवीएफडी के साथ 28 करोड़ रुपए जनजातीय छात्रों की शिक्षा बुनियादी ढांचा में खर्च करना। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेशन मतलब ये है, सरकार जो है सोशल कार्य करेगी, जैसे शिक्षा के लिए काम कर सकती है, स्कूल खुलवा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। ये हर कंपनी को करना होता है, जितना पैसा कमाती है उसका कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक। इसी को बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजी के। ईएमआरएस की शुरुआत 1997 से 1998 में की गई थी। यह एक जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रमुख हैं, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज अनुसूचित बीमारी यानी नोटिफाइड डिसीज घोषित कर दिया है। ठीक, किसने कर दिया है। ये जो कुत्ते जो काटते हैं इसको एक रेबीज यानी कि नोटिफाइड बीमारी घोषित कर दिया है। किसने, दिल्ली ने घोषित कर दिया है, ठीक। किसने कर दिया है, दिल्ली सरकार ने जो कुत्ते काट लेते हैं रेबीज की बीमारी को नोटिफाइड बीमारी घोषित कर दिया गया है, ठीक। नोटिफाइड बीमारी मतलब अब सरकार को इसको इस डॉक्टरों को सरकार को अब जो मतलब नोटिफाइड बीमारी जब घोषित कर दी जाती है तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है सरकार को सूचित करना ही मतलब आदेश हो जाता है, ये कह सकते हो, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से देख रेख शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे खतरा हो जाता है कहीं ये एंडेमिक तो रूप नहीं ले लेगा, इसीलिए इसकी बहुत देख रेख अच्छा शुरू हो जाती है। जैसे कि अब दिल्ली के सभी अस्पतालों के लिए रेबीज के मामले की रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य होगा, यही है नोटिफाइड बीमारी, ठीक। ताकि इसे खत्म किया जा सके। चलो दिल्ली जो है रेबीज को है नोटिफाइड बीमारी घोषित करती है। ये क्या है, ठीक। कारण क्या है, कारण होता है इस सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हमला करता है ये, ठीक। ये जो रेबीज है ये हमारी जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसी पर हमला करता है। और ये आजकल जो है बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, क्योंकि अभी क्या होता था, अभी अब एक क्या क्या बोलते हैं, दिल्ली के आसपास का ही केस था। एक अभी कैसे होता था, जैसे कोई कुत्ता काटता था, लगभग 14 से 18 दिन के बाद इसका असर दिखता था। लेकिन अब अगर कुत्ते उत्ते काटने हैं तो उससे 24 घंटे या 18 घंटे के अंदर ही कुत्ते असर दिखने लगता है, उसके अंदर कुत्ते जैसी हरकतें होने लगती हैं। तो आप लोग जो है लापरवाही मत करिए, अगर कहीं कुत्ता उत्ता काटता है तो तुरंत जाके सरकारी हॉस्पिटल से रेबीज का टीका लगवाएं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो कि हमको लग रहा है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये चर्चा में रहा अमृत धरोहर कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अमृत धरोहर कार्यक्रम किससे, रामसार साइट से संबंधित है। और अब आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये कहाँ पे, 1971 में ईरान के रामसार शहर में इसका समझौता हुआ था, तब से ये सब कुछ मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अमृत धरोहर कार्यक्रम है किस संबंधित है, रामसार साइट आर्द्रभूमि से है। रामसार साइट सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट टाइम में किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है। सेकंड नंबर पे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो चलो रामसार साइट का संरक्षण है, इसके तहत आर्द्रभूमि क्षेत्रों को पर्यटन संरक्षण के एक साथ बढ़ावा देना। भारत में वर्तमान में 92-94 हो गए हैं, ठीक है। कितने हैं, ये गलत डेटा है, 92 से ऊपर हो गए हैं, ठीक। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये 2 क्वेश्चन मैं इससे बताऊंगा। आज 7 जनवरी को डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पापो केटल पटेल मतलब पेटल पापो केट पेटल जो है ज्वालामुखी सक्रिय में रहा, यानी पापो केट पेटल जो ज्वालामुखी जो है चर्चे में रहा, किस देश का है, वो मैक्सिको का है। कहाँ का है, मैक्सिको का है। तो आपको पता होगा जो ज्वालामुखियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी ऐसे हो गया। और अगर देखा जाए तो उद्गार के आधार पर देखा जाए तो उद्गार के मतलब केंद्रीय उद्गार, एक होता है दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार में जैसे कि स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी, ठीक, वल्कोलियन ज्वालामुखी, पिलियन ज्वालामुखी, ठीक, ये सब उसमें आ जाती हैं। दरारी उद्भेदन में जिसमें उद्गार नहीं होता, उसमें क्या दरार के मतलब एक पिघला हुआ लावा केवल निकलता चला जाता है, उसमें उद्गार नहीं होता है। और इधर
कोई इससे क्या बनते हैं, इससे पठार उठार बनते हैं, और इसके क्या, इससे बनते हैं क्या, पर्वत बनते हैं, शंकु बनते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे मेन जो होते हैं, ये केंद्रीय उद्गार के आधार पर और ये दरारी उद्गार के आधार पर। ठीक है, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा ये है कि अभी जो है हाल ही में जो है हाइली गुब्बी, क्या हाइली गुब्बी ज्वालामुखी चर्चे में था, वो किस देश का है, आपको बताना है। अगर देखना तो कमेंट करके बताना, हाइली गुब्बी जो है ज्वालामुखी हाल ही में चर्चे में था, वो किस देश का है। ठीक है, तो चलो, हमको लग रहा है आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। और रिंग, अब हमको अब कुछ चर्चे में रिंग ऑफ फायर क्या था। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के, जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र, उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या है, या शंकु के आकार का ऊंचा ज्वालामुखी होता है। ठीक, और जैसे आपको बताया था, बीम स्टेक जो है, बीम स्टेक में कौन कौन से देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका था, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने देश हैं वो भी मिस्टेक में आ जाते हैं। चलो, ठीक है, तो चलो हम लोग आज की करंट अफेयर ख़त्म करते हैं, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग बताना हेलू गुब्बी जो ज्वालामुखी चर्चे में था वो कहाँ की है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू दोस्तों।